की क्लास हम पढ़ेंगे। देखो अब हमने क्या क्या कर लिया, लोगरिथम भी हो गया, एक्सपोनेंशियल भी हो गया। लोगरिथम के क्वेश्चन मैंने आज की शीट में डाल दिए। और क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन अब दे दो यार, मुझे मोबाइल दे दो भैया। आप लाइन लिखियो, उधर से इधर को लिखियो। कहाँ से? हाँ नहीं रोहित हाँ यहाँ से इधर इधर को लिखते हैं, इधर को लिखना बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया था? 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसको ना थोड़ी देर को ये भूल जाओ। e ग्रेटर इंटीजर x स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटर इंटीजर x प्लस 6 है ना। तो इसको थोड़ी देर को भूल जाओ कि ग्रेटर इंटीजर है। अभी फिलहाल आप जैसे फैक्टर करते हैं वैसे ही कर। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 हो गया। तो इसके फैक्टर क्या हो गया? x माइनस 3 और x माइनस 2, यही तो हो गए। तो ये जो आ गया, ये x बराबर तो 3 आ गया और x बराबर 2, ये असल में ग्रेटेड इंटीजर है ना। हमने ग्रेटेड इंटीजर हटाई तो दिया था। अब हमें क्या बताना है इसमें हमें बताना है कि फंक्शन कहाँ। देखो ये जो फंक्शन होता है 3 कब आता है आपके लिए? 3 कब आता है? 3 से लेकर 4 तक। भाई 3 से लेकर 4 तक सब 3 आएगा। और यहाँ कितना आएगा? 2 से लेकर 3 तक सब आएगा, है ना। ये आ गया। तो अब आपका जो है 2 से लेकर सबसे छोटा 2 है और सबसे 4 है। x बिलोंग्स टू 2 से 4 कुछ है क्या इस तरीके का? ठीक है, आप समझ में आ गया। अब देखो, अब हम इससे आगे जो पढ़ेंगे ना क्वाड्रेटिक फंक्शन पर बात करते हैं। हमारे अलजेब्रिक फंक्शन में ये लास्ट है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रहेंगे। ये अलजेब्रिक फंक्शन में लास्ट है। अलजेब्रिक फंक्शन में हमने सारे फंक्शन कर दिए हैं, mod x से लेकर अभी तक log x तक, लोगरिथम तक हमने सारे फंक्शन कर दिए। तो अब इसके बाद हमारा ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वाड्रेटिक के लगभग आपके पास 5 से 6 क्वेश्चन पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन काफी आता है। और क्वाड्रेटिक फंक्शन देखो हम लोगों ने पढ़ा है हाई स्कूल में भी, इंटर में भी। लेकिन क्वाड्रेटिक फंक्शन में होता क्या है? क्वाड्रेटिक फंक्शन ये समझ में आता है कि आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई क्वेश्चन उसके इस तरीके के आते हैं कि समझ में नहीं आते। तो हम क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में बात करते हैं यहां पर। चलिए, क्वाड्रेटिक फंक्शन देखो, क्वाड्रेटिक फंक्शन को करने से पहले क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है f(x) के बराबर x स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है जनरली। और ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, कौन से पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है? ये जो रिप्रेजेंट करता है ये x स्क्वायर इक्वल टू 4 बाई पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले हम रख लेते हैं। ये पैराबोला ये होता है जिसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करेंगे? रिप्रेजेंट। जिसके वर्टेक्स के बारे में बात करें तो 0,0 होते हैं। और फोकस के बारे में बात करें एस, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? इसके 0,a होते हैं। ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, नियता डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है इसमें? x बराबर माइनस a। ठीक है, कैपिटल में लिख लो इसको जरा थोड़ा सा और, क्योंकि ऐसा है ना कि हम स्मॉल में भी काम कर रहे हैं। इसको कैपिटल में लिख लो, x स्क्वायर इक्वल टू 4a। तो ये भी कैपिटल में लिख लो और इसको भी x बराबर ये कौन सी लाइन आ जाएगी? माइनस a की लाइन है। ठीक है, तो उसको y बराबर और ये कौन सी एक्सिस आ गई? y एक्सिस। तो ये हमारे पास हो गया। अब यहां पर देखो हमारे पास क्या है? वर्टेक्स क्या है इसके? वर्टेक्स हैं 0,0, यानी x कोऑर्डिनेट भी 0 और y कोऑर्डिनेट भी 0। और जो आपके फोकस हैं, फोकस इनमें है 0,1, यानी x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 1। ठीक है, और एक्सिस कौन सी है?
y बराबर किसकी होगी ये हो। तो अब इसे हम जो ये इक्वेशन है इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसमें x² 4ay में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसको क्या से आप इसको तो y मान लो, y बराबर a, ये कितना हो गया x² a को मान ले यहाँ से d अपॉन x प्लस c अपॉन a। अब देखो इसको ना हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है क्योंकि x स्क्वायर की फॉर्म में लाना है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x स्क्वायर प्लस हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से क्या कर लेते हैं डिवाइड। अब हमारे पास ये आ गया b अपॉन 2a। तो हम क्या काम करेंगे b अपॉन 2a का होल स्क्वायर अपने पास से ऐड कर दिया और b अपॉन 2a का होल स्क्वायर अपने पास से सबट्रैक्ट कर। तो ये जो बन गया ये आपके लिए क्या बन गया, ये बन गया x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर और जो बचा वो बचा हमारे पास b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c अपॉन a। तो ये जो आ गया ये कितना आ गया x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लो और 4a स्क्वायर आपके एलसीएम ले लो तो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। इसी को हम क्या नाम दे देते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac को हम d मान दें विविधता और विविधता की शुरुआत यहीं से हुई। उसका रीजन ये है कि बार बार b स्क्वायर माइनस 4ac लिखना पड़ता इसलिए उसको एक नाम दे दिया d क्योंकि ये इफेक्टिबल वैल्यू है, इसका इफेक्ट क्या है सब पर पड़ेगा तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया d। तो यहाँ पर ये लिख लेंगे x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस d अपॉन 4a स्क्वायर। तो यहाँ से जो d है वो से d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर। अब आप एक काम करो यहाँ से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो a x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस d अपॉन 4a हो जाएगा। d अपॉन 4a को भी इधर ले आओ क्योंकि हमें x स्क्वायर बराबर 4ay की फॉर्म बनानी है तो हम इसको इधर ले आए y प्लस d अपॉन 4a। ये बराबर हो गया a x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक। अब a से भी इधर डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा आपके लिए x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर 1 अपॉन a और y प्लस d अपॉन 4। अब देखो ये यही फॉर्म बन गई x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। ये किसकी फॉर्म बन गई x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की फॉर्म बन गई। तो इसकी जो हम कंपेयर कर देंगे इसकी कंपेयर कर दो यहाँ पर किससे कंपेयर कर देंगे, इसकी कंपेयर कर देंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay इससे कंपेयर कर दो। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आई वो वैल्यू क्या क्या निकल कर आई, देखो x की वैल्यू तो निकल कर आई x प्लस b अपॉन 2a। यहाँ से जो x की वैल्यू निकल कर आई वो वैल्यू निकल कर आई x प्लस b अपॉन 2a। 4a की जो वैल्यू निकल कर आई 1 अपॉन a और y की जो वैल्यू निकल कर आई वो y की वैल्यू निकल कर आई y प्लस b अपॉन 4। ये वैल्यू निकल कर आई। तो यहाँ से a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4। तो ये सारी चीजें हमारे पास निकल कर आ गई है। उसी के आधार पर हम वर्टेक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसी के आधार पर हम फोकस लिखेंगे, एक्सिस लिखेंगे और डायरेक्ट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर लो आप।
इसके बाद इसी के आधार पर हम जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, तो उस पैराबोला को रिप्रेजेंट जो करेगी उस पैराबोला के हम डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, फोकस यहां से निकाल लेंगे और उनको लिख लेंगे। अब उसका यूज होता है, डायरेक्ट हम यूज करेंगे आगे। समझ आ रही बात नहीं? अभी हम इस चीज को डायरेक्टली यहां पर समझ लेंगे। तो अभी हमने देखा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर में बदल लिया और परफेक्ट स्क्वायर में बदल के हमने ये सारी चीजें निकाल ली, यानी x की वैल्यू जो निकाली वो x प्लस बी अपॉन 2a के बराबर है, और जो a की वैल्यू है वो 1/4a है, और जो y की वैल्यू है वो y प्लस बी अपॉन 4a। अब इसके बाद हम वर्टेक्स के बारे में बात करें तो जब ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेंगे तो वर्टेक्स क्या होंगे? देखो जब x स्क्वायर इक्वल टू 4ay था तो वर्टेक्स थे x बराबर 0 और y बराबर 0। तो x की वैल्यू रख दो x प्लस बी अपॉन 2a बराबर 0 और ये हो जाएगा y प्लस बी अपॉन 4a बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन 2a और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन 4। तो हमारे जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी उस पैराबोला के जो वर्टेक्स आ जाएंगे उस पैराबोला के वर्टेक्स आ जाएंगे माइनस बी अपॉन 2a और माइनस बी अपॉन 4। क्लियर? और जो उसके फोकस आ जाएंगे, फोकस पर बात करें तो फोकस क्या हो जाएंगे? फोकस आ रहे थे अपने x बराबर 0 और y बराबर 1, ये तो फोकस आ रहे थे। तो x की वैल्यू क्या है? x प्लस बी अपॉन 2a बराबर 0 और y की वैल्यू क्या है? y प्लस बी अपॉन 4a बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस बी अपॉन 2a और y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस बी सॉरी a के बराबर है ना 1/4a, b अपॉन 4a प्लस 1/4a। ठीक है, क्योंकि ये y बराबर a के बराबर है तो y इक्वल टू आ गया 1 माइनस b अपॉन 4a। तो जो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा उसके जो फोकस आएंगे वो फोकस कितनी आ जाएंगे? वो हो जाएंगे माइनस बी अपॉन 2a और 1 माइनस बी अपॉन 4। क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे एक्सिस पर। तो एक्सिस कौन सी थी? बाई एक्सिस थी। एक्सिस पर बात करें तो एक्सिस थी बाई एक्सिस, और बाई एक्सिस में आपका क्या है? बाई एक्सिस में होता है x बराबर 0। तो x प्लस बी अपॉन 2a बराबर 0, तो x बराबर माइनस बी अपॉन 2a की जो लाइन होगी वो इसके लिए किसका काम करेगी? एक्सिस का काम। और जो डायरेक्ट्रिक्स होगी, डायरेक्ट्रिक्स, वो डायरेक्ट्रिक्स क्या है? y बराबर माइनस a की लाइन, तो y की वैल्यू y प्लस बी अपॉन 4a बराबर माइनस 1/4a, तो y बराबर माइनस 1 माइनस बी अपॉन 4। ये आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। तो क्लियर? ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा उस पैराबोला के जो वर्टेक्स हैं वो माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 4a, और जो फोकस है वो माइनस बी अपॉन 2a 1 माइनस बी अपॉन 4a, और जो एक्सिस है वो x बराबर माइनस बी अपॉन 2a, और जो डायरेक्ट्रिक्स है वो y बराबर माइनस 1 माइनस बी अपॉन 4a। क्लियर हो गई बात? किसी को डाउट हो तो बताओ। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। उस पैराबोला के बारे में भी चर्चा करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी चर्चा करते हैं कि किस तरीके की उसकी प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? नोट कर लो। आज की स्लिप में मैंने सब लॉग के क्वेश्चन डाले हैं। लॉगरिथम पढ़ाया था ना कल, तो कुछ क्वेश्चन तो कल करा दिए थे, कुछ इसमें डाल दिए हैं। तो ये लगभग आपका पूरा हो जाएगा। लॉग में से जो भी क्वेश्चन आएगा वो बच के नहीं जाएगा, और टेस्ट में भी ले लेंगे तो और तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा। अब ये तुम सीट को निकाल, मैं जो पीडीएफ दे रहा हूँ आप लोग निकलवा लिया करो इसको, 1-2 पेज लगते हैं, क्योंकि मैं ये एक साथ निकलवा लिया करो, जिस दिन 4 हो जाए 5 हो जाए एक साथ निकलवा लिया। इनको ना प्रिंट में रखना अपने पास,
क्योंकि ऐसा होता है सॉफ्ट कॉपी तो रहती है, हार्ड कॉपी से ये होता है कि इसको पलट के पलटे पे देख लेते हैं, बार बार वो सॉफ्ट कॉपी देखने की जरूरत नहीं। मैंने आपसे कहा था एक फाइल ले लो, उसके अंदर सारे पेपर लगाते चले जाओ टेबल से, और बाद में जब लास्ट में जब आपका एग्जाम होगा तो आप देखोगे कितना कलेक्शन मिल जाएगा। और उन्हें फिर एक बार पढ़ लोगे तो आपके पास क्वेश्चनों की बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे जो डायरेक्टली आते, बड़े से बड़े क्वेश्चन। अभी भी आपको अनुभव हो रहा होगा, टेस्ट पेपर लगा रहे हैं तो मतलब याद रह रहे हैं क्वेश्चन, और जबकि मैंने 7 वाले पूरे 7 में से पेपर बनाया था, अब मैं पूरे 8 में से बनाऊंगा। अगर ऐसी लगातार पढ़ते चले जाएगा, हो सकता है अभी 10 क्वेश्चन का टेस्ट ले रहा हूँ, आगे 20 क्वेश्चन भी कर दूं। जब ज्यादा सीट हो जाएंगी तो 20 क्वेश्चनों का टेस्ट ले लेंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो मतलब रोजाना टेस्ट वाली प्रोसेस तो चलती रहेगी। ये क्लियर हो गया। तो अब हमें एक बात यहां से क्लियर हो गई कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है, जिस पैराबोला के वर्टेक्स -b/2a और -b/4a, क्लियर, जिसकी एक्सिस, मैं तो ऐसे ही बना रहा हूं, आप ये मत सोचना कि लाइन नाप के बनाई जा रही है, एक बार समझाने के लिए। जिसकी एक्सिस ये होगी नहीं, जो कि किसकी लाइन होगी, x -b/2a की लाइन होगी, क्लियर। वो जरूरी नहीं है कि इधर ही हो, इधर भी हो सकता है, माइनस प्लस का अंतर है तो, क्योंकि b पर और d पर डिपेंड करेगा ना कि माइनस क्या आएंगे प्लस क्या आएगा, वो a b c पर डिपेंड करेगा कि d क्या आएगा, उसके आधार पर लिखो, क्लियर। और इसके जो फोकस होंगे वो कितने आए थे, -b/2a और 1 -b/4, क्लियर। और जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स आई थी वो कितनी आई थी, y = -1 -b/4। तो ये पैराबोला हो गया। अब इस पैराबोला की, यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिससे पैराबोला बना, उस पैराबोला की हम खासियतें, यानी उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, एक चीज पर और यहां डिस्कशन करूंगा। एक बात बताओ, पैराबोला जो है, इस टाइप का जो पैराबोला होता है वो 2 तरीके का होता है, 2 तरीके का, यानी एक पैराबोला तो होता है x² = 4ay, जो कि फॉरवर्ड पैराबोला कहलाता है, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला। ये तो अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला कब बनता है, जब a क्या होगा, 0। अब a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू आई है 1/4a, वो भी >0 होगा। और ये >0 कब होगा, जब a > 0। भाई a अगर पॉजिटिव होगा तो 1/4a तो पॉजिटिव होगा ही होगा। a की वैल्यू 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, तो 1/4a की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² + bx + c y बराबर में a की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये कैसे पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी, अपवर्ड पैराबोला। लेकिन अगर इसकी बात करी जाए, ये होता है डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला की बात करें तो डाउनवर्ड पैराबोला कब बनता है, जब आपके लिए x² = -4ay होता है, क्लियर। यानी 4a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, या a की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव, 4a की तो नेगेटिव हो ही जाएगी, तो 1/4a भी नेगेटिव होना चाहिए, तो यानी a भी नेगेटिव होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि पैराबोला अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, वो इस a पर डिपेंड करेगा, यानी x² के कोफिशिएंट पर निर्भर करेगा। अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, अब ये नहीं कि माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो साहब, ऐसा नहीं कि माइनस से मल्टीप्लाई करके हम तो प्लस बना लेंगे, ऐसा नहीं करना है। x² का कोफिशिएंट जैसा भी है, अगर x² का कोफिशिएंट आपके लिए कैसा है, प्लस का है, तो वो अपवर्ड पैराबोला बनाएगा, और x² का कोफिशिएंट माइनस का है तो वो डाउनवर्ड पैराबोला बनाएगा। ये डिपेंड करेगा x² के कोफिशिएंट, कि x² का कोफिशिएंट कैसा है। समझ आ रही है बात? तो ये इस चीज पर डिपेंड करता है। अब एक बात यहां से, अब ये तो पता चल गया कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, बाकी सारी चीजें यही रहेंगी, माइनस प्लस का अंतर आएगा, बाकी ज्यादा अंतर नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? बाकी सारी चीजें आप निकाल लोगे, इसके लिए भी निकाल लोगे, जो भी है। अब हम बात करते हैं कि ये जो पैराबोला हम बना रहे हैं, यानी जो पैराबोला हमने बनाया, किससे, जो पैराबोला हमने बनाया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वो पैराबोला ये था जिस
इसके वर्टेक्स माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 4a, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी पर चर्चा करते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी। ये बात क्लियर होगी, किसी को डाउट हो तो बताओ। ये बात क्लियर होगी ना। अपवर्ड पैराबोला कब बनेगा और डाउनवर्ड पैराबोला कब बनेगा। अब इसकी प्रॉपर्टी पर चर्चा करते हैं। तो प्रॉपर्टी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम 1 पर बात करें तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे तो ये पैराबोला को 2 जगह काटेगी, और जब 2 जगह काटेगी तो इसका मतलब ये 1 नहीं, तो ये नोट 1 हो गया, नोट 1 यानी इसको किस नाम से जाना जाएगा, मैग्नीट्यूड। तो एक बात आप क्लियरली समझ लो कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात इक्वेशन जिनकी भी पावर 2 है, ऐसी सारी इक्वेशन क्या होती हैं आपके लिए नोट 1 होती है, मैनिमस कोई भी इक्वेशन। इसके बाद दूसरी बात हम करें यहाँ कि ये ऑन्टो है कि नहीं, तो ऑन्टो की प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी, ऑन्टो की प्रॉपर्टी है कि कोई भी फंक्शन -∞ से ∞ बाई एक्सिस में फैला हुआ, लेकिन ये बाई एक्सिस में पूरा फैला हुआ नहीं। ये कहां से शुरू हो रहा है, -d/4a, बाई कोऑर्डिनेट यही तो है, तो ये कहां से शुरू हो रहा है, -d/4a से, और कहां तक जा रहा है, ∞। इसलिए ये कैसा फंक्शन हो गया, नोट ऑन्टो फंक्शन, ऑन्टो यानी इंटू। अब अगर हम बात करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये पैराबोला कैसा फंक्शन है, तो मैनिमल इंटू फंक्शन है। अब इसके डोमेन पर चर्चा करते हैं। इसका जो डोमेन है वो डोमेन क्या है, देखो इसका डोमेन x की तो एवरी वैल्यू इसमें सेटिस्फाइड करेगी। अरे ये ऐसे ही आगे निकलता चला जाएगा, ये ऐसे ही फैलता चला जाएगा, एक्स एक्सिस में तो पूरा फैला हुआ होता है ना ये भाई। x की तो कोई भी वैल्यू रख लो आप, रियल वैल्यू सब सेटिस्फाइड करती है ना। x की सारी वैल्यू रखने पर y की कुछ ना कुछ वैल्यू तो जरूर आएगी, समझ में आ गई। तो डोमेन जो होता है इसका वो -∞ से एवरी रियल वैल्यू इसमें सेटिस्फाइड। और रेंज क्या होती है, रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी रेंज पूछ ली जाती है, ठीक है। डायरेक्ट रेंज बहुत आसान है, बाई एक्सिस में फैला, तो बाई में कहां से शुरू हुआ, -d/4a से, कहां तक जा रहा है, तो इसकी जो रेंज होती है -d/4a से लेकर, क्लियर हो गई बात। इसमें एक चीज और होती है, एक बार बताओ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इंफिनिटी होगी और मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, -2। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जनरल कंपोजिशन में भी पूछा जाता है, टीजीटी में भी ये पूछा जाता है कि ये फंक्शन मिनिमम किस वैल्यू पर होगा, तो ये मिनिमम होगा -d/4। या इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी -d/4। क्लियर है ये बात, किसी को डाउट तो नहीं है। इसके बाद ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो ये डायरेक्ट चल रहा है कि नहीं लगातार। इसके बाद ये डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, क्लियर। और इसकी कोई खासियत हो तो मुझे बताओ, ये खासियत तो मैंने आपको बता दी। इवन वगैरह के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, ये इवन होता है क्योंकि सिमेट्री तो इसमें बनती है इधर इधर कोई भी एक्सिस के आसपास, तो इसे इवन भी हम मान के चल सकते हैं, क्लियर। ये इसकी कहानी हो गई। अब ये किसके लिए बात हो गई, ये बात हो गई अपवर्ड पैराबोला की। डाउनवर्ड पैराबोला के लिए क्या क्या बदलेगा, एक तो रेंज बदलेगी और ये जो मिनिमम वैल्यू है ये मैक्सिमम बदलेगी, समझ में आ रही बात नहीं, रेंज बस ये 2 चीजें इसके अंदर बदलेंगी। कब, डाउनवर्ड पैराबोला। अगर ये पैराबोला कैसा पैराबोला होता, डाउनवर्ड पैराबोला होता, यानी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है fx = ax² + bx + c में a की वैल्यू अगर <0 होती तो ये डाउनवर्ड पैराबोला होता। तो डाउनवर्ड पैराबोला में ये -d/2a और -d/4a होता। तो डाउनवर्ड पैराबोला में क्या क्या बदलता, बाकी सारी चीजें सेम रहती। एक तो बदलती है आपके लिए रेंज, रेंज हो जाती -∞ से लेकर और -d/, ये तो हो जाती रेंज, समझ में आ रही बात। इसके बाद इसका ये फंक्शन मैक्सिमम हो जाता किस पर, -d/, वहां पर ये फंक्शन अपवर्ड में क्या हो रहा था, मिनिमम हो रहा था -d/4a पर, और यहां पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई।
समझ आ रही है बात? इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और करेंगे अभी, पहले इसको नोट करें। इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करें यानी विविक्तक की, तो आपने ये पढ़ा होगा कि अगर d ग्रेटर देन 0 होता है तो उसके 2 रियल फैक्टर होते, 2 रियल फैक्टर उसके निकलेंगे, और d बराबर 0 पर यानी विविक्तक 0 होता है तो उसके रियल फैक्टर तो होते ही हैं और वो दोनों इक्वल भी होते हैं, और d लेस देन 0 पर क्या होता है, उसके इमेजिनरी फैक्टर आते हैं, रियल फैक्टर नहीं आते। ये हमने पढ़ा है, लेकिन अगर इसके ग्राफिकल व्यू पर थोड़ी सी चर्चा करें हम लोग तो ये होता कैसे है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। चलिए देखिए, यहां पर d अगर ग्रेटर देन 0 लें केस नंबर फर्स्ट में, तो इसके जो वर्टेक्स हैं, यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने देखी f(x) बराबर ax² प्लस bx प्लस c में, अगर इसमें हम केस नंबर फर्स्ट है b ग्रेटर देन 0 ले, तो जो इसके वर्टेक्स हैं -b/2a और -d/4a, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का वो निगेटिव होगा, क्योंकि पहले से माइनस लगा हुआ है और हम प्लस ले रहे हैं d की वैल्यू। d अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं और यहां पर पहले से ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, और y कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट x एक्सिस से नीचे की तरफ जाएगा। भाई नीचे जाएगा, निगेटिव कोऑर्डिनेट यही तो होते हैं, तो यही कहीं जाएगा नीचे, और जब ये नीचे जाएगा तो इसका मतलब ये x एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट पर कट करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा। समझ आ रही बात? मैंने क्या समझाया? मैंने समझाया कि अगर d आप पॉजिटिव लेते हो तो जो वर्टेक्स है -b/2a और -d/4a, उसमें जो y कोऑर्डिनेट है वो पहले से माइनस का है और हम d की वैल्यू प्लस रख रहे हैं तो वो माइनस का रहेगा, और जब माइनस का रहेगा तो ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला नीचे की तरफ इसके वर्टेक्स आएंगे तो ये x एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट पर काटेगा, और कोई धातु x एक्सिस को जितने पॉइंट पर काटती है उतने ही उसके रियल फैक्टर होते हैं। तो इसलिए इसके 2 रियल फैक्टर होंगे और दोनों भिन्न भिन्न यानी डिस्टिंक्ट होंगे। वो रियल फैक्टर क्या होंगे, अल्फा और बीटा। समझ आ रही बात? इसलिए d ग्रेटर देन 0 पर ऑलवेज जो फैक्टर आते हैं वो हमेशा कैसे आते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर होगी ये बात? किसी को डाउट हो तो बताओ। समझ आ रही है ना बात? इसकी जो थ्योरी है उसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उसमें से आप लोग लिख देना। अभी समझ लो, जो मैं समझा रहा हूं उस बात को आप समझ लो, थ्योरी आप लिख लेना, इसको बना लो, इसको बना के इस तरीके से लिख लो d ग्रेटर देन 0 पर आपके लिए, या मैं बोल देता हूं आप लोग लिख लो, या जैसे भी करना चाहो वैसे बोल दें। चलो इसको बना लो। देखो, इफ d ग्रेटर देन 0
then y coordinate of vertex will be negative. So the parabola cut the x-axis two distinct point alpha and beta. So quadratic equation has real and distinct roots. क्लियर होगी बात? अगर ये d पॉजिटिव होगा तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा? निगेटिव, और y कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का निगेटिव होगा तो पैराबोला x एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर काटेगी, और जितने x एक्सिस को कोई भी कर्व जितने पॉइंट पर काटती है उतने ही उसके रियल फैक्टर। ये बात क्लियर होगी? केस नंबर सेकंड पर चर्चा करते हैं। केस अगर सेकंड आप देखो तो आप d बराबर 0 लोगे, और d बराबर अगर आप 0 रखोगे तो यहां देखो d बराबर 0 पर होगा क्या? d बराबर 0 पर ये जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा, और जब y कोऑर्डिनेट 0 कहां होता है? x एक्सिस पर। y कोऑर्डिनेट कहां 0 होता है? x एक्सिस पर। तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट -b/2a 0 हो जाएगा, और ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पर देखो, ये x एक्सिस इसके लिए टेंजेंट का काम करेगी। ये जो x एक्सिस है वो इसके लिए, इस कर्व के लिए किसका काम करेगी? टेंजेंट। और टेंजेंट की जो डेफिनेशन होती है, टेंजेंट स्पर्शी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? स्पर्शी की डेफिनेशन होती है एक ऐसी लाइन जो कर्व को क्या आपके लिए प्रतिच्छेद करे, वन एंड ओनली वन। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्स एक्सिस है इस कर्व को कट तो कर रही है लेकिन एक ही पॉइंट पर। कहने का मतलब देखो इस तरीके से समझो, कोई कर्व है, ये आपके लिए इसकी प्रतिच्छेदक रेखा है, तो ये प्रतिच्छेदक रेखा इसको 2 पॉइंट पर कट कर रही है, और ये दोनों पॉइंट अगर एक जगह आकर मिल जाए तो ये क्या बन जाती है? टेंजेंट। ये असल में पॉइंट तो 2 ही हैं, लेकिन ये दोनों कहां एक पॉइंट पर आकर क्या हो गए? मिल गए। तो इसलिए इसके जो आपके रूट होंगे वो दोनों होंगे, 2 ही होंगे, लेकिन दोनों कैसे होंगे? समझ में आ रही बात? यानी जब हम d को 0 रखते हैं तो y कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का 0 हो जाता है, और जो पैराबोला है वो x एक्सिस पर क्या करता है? स्पर्श करता है, यानी x एक्सिस उसके लिए किसका काम करती है? टेंजेंट। और टेंजेंट की डेफिनेशन कहती है कि टेंजेंट ऐसी लाइन होती है जो कर्व को वन एंड ओनली वन पॉइंट पर कट करती है। यानी ये 2 पॉइंट है, लेकिन दोनों पॉइंट एक जगह आकर क्या हो गए हैं? मिल। तो इसीलिए इसके 2 रूट होंगे, लेकिन दोनों रूट कैसे होंगे? समझ आ गई बात? तो इसके बारे में भी लिख लो, नोट कर लो। देखो if d बराबर 0, then y coordinate of vertex will be 0, then parabola touch the x axis, कोमा लगा के लिखिए, x axis is a tangent to the parabola, so roots of the equation
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c y बराबर करके लिख लेंगे y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c will be real and equal, will be real and समझ में आ गया। यानी यहाँ पर क्या होंगे रियल और, तो ये दो केस आपको समझ में आ गए जो हम आज तक बच्चों को पढ़ाते हुए आ रहे हैं और खुद पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक तो श्रीधराचार्य जी के अनुसार भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि श्रीधराचार्य जी ने भी इसी पर काम किया। श्रीधराचार्य जी ने बताया कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने भी डी पर ही डिपेंड कर दिया था, भाई डी की वैल्यू कर दो, डी अगर पॉजिटिव रखोगे तो रियल आ जाएंगे और डी अगर जीरो रखोगे तो एक ही रूट आएगा, वो दो ही वैल्यू बनेगी माइनस और प्लस। क्लियर। तो ये वाली बात वहां से भी समझ में आती है और यहां से भी समझ में आती है। क्लियर। चलो तो अब यहां पर तीसरे केस पर चर्चा करते हैं। तीसरे केस पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा केस होता है, और तीसरा केस इंपॉर्टेंट है भाई, मैं आपको बताऊं। थर्ड केस पर ही एक क्वेश्चन आपको बनता है यहां से फिजिक्स के एग्जाम। थर्ड केस है, केस नंबर थर्ड है इसका, कि अगर d लेस देन 0 हो तो वर्टेक्स का बाई कोऑर्डिनेट पहले से निगेटिव है, और निगेटिव भी आप d की वैल्यू रख रहे हो तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव हो जाएगा तो जो आपका पैराबोला बनेगा वो ऐसे बनेगा, वो एक्स एक्सिस से ऊपर ही तो बनेगा भाई। पॉजिटिव वैल्यू तो सारी यहीं आती हैं, तो इसका मतलब इसने एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करा, इसने एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करा, यानी ये माइनस बी अपॉन 2 और ये प्लस के बी अपॉन 4 हो गया। जो भी हो 1 हो 2 हो 3 हो, इस बात से कोई भी मतलब नहीं। क्लियर हो गई बात। तो अब इसने जो पैराबोला है इसने एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं किया। जब इसने एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं किया तो इसका मतलब इसके रियल रूट भी नहीं बनेंगे। तो रूट कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी। समझ। और एक चीज और आप समझ लो, जब d लेस देन 0 रख रहे हैं तो ये पूरा फंक्शन, जो फंक्शन है fx बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो पूरा का पूरा फंक्शन ग्रेटर देन 0 हो रहा है किसी तरफ। भाई ये 0 से बड़ा ही तो जा रहा है, ऊपर की तरफ है, पूरा ग्राफ ऊपर है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0। तो यहां से ये कंडीशन भी बनती है कि अगर d लेस देन 0 हो तो ये पूरा फंक्शन ग्रेटर देन 0। ये हमेशा पूरे फंक्शन की वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं। जब हम d लेस देन 0 रखेंगे तो जो पूरा फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन है हमारा, जो भी हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो, जो भी हो, उसकी पूरी की पूरी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। समझ आ रही बात। तो इसमें दो चीजें आप समझ लो, जब d निगेटिव रखते हैं तो बाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाता है, और बाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाता है तो ये एक्स एक्सिस को ये कर्व कहीं भी कट नहीं करती। जब ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करती तो इसके रूट रियल भी नहीं होंगे, तो इसके रूट कैसे होंगे, इमेजिनरी। और दूसरी बात, ये एक्स एक्सिस से पूरा का पूरा कर्व एक्स एक्सिस से कहां है, ऊपर है। तो जब एक्स एक्सिस से ऊपर है तो इसका मतलब सारी वैल्यू पूरे कर्व की क्या होगी, पॉजिटिव। तो d लेस देन 0 पर फंक्शन भी क्या होता है, ग्रेटर देन 0। ये बात क्लियर होगी, किसी को डाउट हो तो ठीक है, समझ में आ गई बात। तो लिख लो इसके बारे में भी, इसको ही बना लो। लिखो, इफ d लेस देन 0 then y coordinate of vertex will be positive. Y coordinate of vertex will be positive. Then the curve does not intersect with the x-axis. So equations y बराबर
ax square plus bx plus c has imaginary and function fx greater than g क्लियर हो गई बात? तो ये तीन केस जो हम बच्चों को पढ़ाते हुए भी आ रहे हैं, ये हमने शायद 8th क्लास में सबसे पहले आप लोगों ने इसके बारे में 8th क्लास में आ जाता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन या 9th क्लास से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर देते हैं। और जब हम ये देखेंगे तो यहाँ से समझ में आ जाएगा। बच्चों को भी आप बताओगे तो एकदम क्लियर। वो छोटे बच्चे नहीं समझना चाहते ना, वो नेशन लेंगे भी नहीं, वो जैसा चल रहा है वैसे ही उनको चलने दो, उनको डिस्टर्ब मत करो। वो जितना समझते हैं उतना ही समझने दो, उनको जो है बस वही समझ में आता है, उनको यही समझ में आ जाए जी ग्रेटर देन जीरो। इतना बुरा हाल है, हमने कॉपी चेक करी ना। अब ये 30 बच्चे एक सीट के अंदर रहते हैं। मैं बताऊं, एक सीट आती है जिसपे नंबर चढ़ाने होते हैं, उस पर 30 बच्चे रहते हैं। तो 50 के हिसाब से टोटल कितना बना होगा? एक बच्चे को मैक्सिमम 50 नंबर होते हैं ना। अब पहले 70 थे, अब 50 थे, 20 नंबर भी और मार में चले गए। तो 50 के हिसाब से 1500 टोटल। मैंने कॉपी चेक की है, मात्र 70 टोटल किया है। 30 बच्चों के अंकों का मात्र 70 टोटल, 1500। अब वो अलग विषय है, लेकिन अब आप सोच लो कि क्या आलम रहा होगा बच्चों का, मतलब कितना स्तर मैथ का गिरता रहेगा। बहुत बुरा हाल है मैथ में। मैथ में आप कॉपी चेक करोगे ना कभी, तब आप देखना कि कॉपी में कुछ, मैथ की कॉपी विद इन सेकेंड चेक हो जाती है। मतलब आपको मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, रोज 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 जीरो चढ़ा देना। मैं 30 कॉपी मुश्किल से 15 से 20 मिनट में चेक कर देता था, बस। इससे ज्यादा टाइम नहीं, तो कुछ लिखा ही नहीं होता भाई। जब लिखा होगा तभी तो आप पढ़ोगे, कुछ लिखा ही नहीं है। तो ये स्तर है मैथ का इस समय के हालात ये। और ये स्तर है ना, पता है, ये डाउन इसलिए है क्योंकि बेसिक में इतना बुरा आलम है कि बच्चे जोड़ घटा गुणा भाग ही नहीं सीखता। हिंदी की बात तो तुम दूर रही। जब आप सोचोगे ना, जब आप पढ़ाने पहुंचोगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आपको कैसे बच्चों, मतलब ये लगा लो मुझे मैथ पढ़ाने का मन नहीं करता क्लास में, क्या पढ़ाओ? रोज एक क्वेश्चन बताओ, 2 क्वेश्चन बताओ, 3 कहो उनसे ये करके लाना दोबारा से, और 2 दिन बाद पूछोगे क्या था। किसी को कुछ नहीं है। तो ये आलम है। तो ये चीजें पढ़नी तो है ही, तो ये सारी चीजें आज कवर कर लो, इसके क्वेश्चन में कल कवर करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।